हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम पढ़ने वाले हैं एलएलबी थर्ड ईयर का एक पेपर है अपराध शास्त्र, दंड शास्त्र एवं आहत शास्त्र। इसमें ये दो प्रश्न हैं, अक्सर कई बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर कि अपराध शास्त्र की प्रमुख विचारधाराओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है अपराध शास्त्र की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। कई बार इन प्रश्नों को एक साथ भी पूछ लिया जाता है कि अपराध शास्त्र की प्रमुख विचारधाराओं और प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो आज हम आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। तो आज इन प्रश्नों का उत्तर हम जैसे देते हैं उस प्रकार आप एग्ज़ाम में उत्तर देंगे तो हो सकता है आपके पूरे में से पूरे एग्ज़ाम में नंबर एग्जामिनर दे दे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपको लिखना है कि अपराध शास्त्र में विभिन्न विचारधाराएं समय समय पर विकसित हुई हैं जो अपराध की उत्पत्ति, उसके कारण और निवारण की विधियों पर भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। ये विचारधाराएं अपराध को धार्मिक, सामाजिक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से जोड़कर विश्लेषण करती हैं। ये आपको थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आपको अपराध शास्त्र की प्रमुख विचारधाराओं को पॉइंट के रूप में लिख देना है, कौन कौन सी विचारधाराएं हैं। आप एक साथ सबसे पहले पॉइंट्स लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ, बच्चे को एग्ज़ाम में आता है और उसने पढ़ाई की है। तो आप सारे पॉइंट्स आपको सबसे पहले लिख देने हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि हमने 7 पॉइंट है, सातों पॉइंट एक साथ सबसे पहले लिख दिए हैं। उसके बाद इनका वर्णन करना है। पहला है शास्त्रीय विचारधारा, दूसरा पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, तीसरा है मनोवैज्ञानिक विचारधारा, चौथा है समाज शास्त्रीय विचारधारा, पांचवा है सकारात्मक विचारधारा, छठा है नारीवादी विचारधारा, सातवां है आलोचनात्मक विचारधारा। तो आपको सबसे पहले ये सभी पॉइंट्स लिख देने हैं। यह लिखकर कि अपराध शास्त्र की प्रमुख विचारधाराएं निम्न हैं। उसके बाद आपको वर्णन करना है। वर्णन में क्या कुछ आपको लिखना है। शास्त्रीय विचारधारा के बारे में पढ़ लेते हैं कि शास्त्रीय विचारधारा अपराध विज्ञान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो यह मानती है कि अपराधी एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति से युक्त प्राणी है जो अपने लाभ हानि का आकलन कर अपराध करता है। यह विचारधारा मुख्य रूप से सेजर बेकारिया और जेरेमी बेंथम के सिद्धांतों पर आधारित है। तो आपको क्या करना है कि विधि शास्त्रियों के बारे में भी जिक्र कर देना है बीच बीच में, ताकि एग्जामिनर देखे कि हाँ, बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने पढ़ा है। जिसमें निष्पक्ष न्याय, निश्चित दंड और तर्कसंगत कानूनी प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार दंड का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं बल्कि अपराध को रोकथाम और समाज में संतुलन बनाए रखना होना चाहिए। ये पहला आपने देख लिया शास्त्रीय विचारधारा। अब दूसरा हम पढ़ लेते हैं पूर्व शास्त्रीय विचारधारा। पूर्व शास्त्रीय विचारधारा अपराध की व्याख्या धार्मिक एवं दैवीय कारणों से करती है। इस विचारधारा के अनुसार अपराध प्राकृतिक आपदाओं, बुरी आत्माओं, शैतानी शक्तियों या देवी प्रकोप का परिणाम था। पूर्व शास्त्रीय विचारधारा इस प्रकार थी कि पहला जो विचारधारा में व्याख्या धार्मिक एवं दैवी कारणों से करती है। इस विचारधारा के अनुसार अपराध प्राकृतिक आपदाओं, बुरी आत्माओं, शैतानी शक्तियों या देवी प्रकोप का परिणाम था। इस धारणा के कारण अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे, जिसमें शारीरिक यातनाएं, समाज से बहिष्कृत या मृत्युदंड जैसी सजाएं शामिल थीं। मध्यकाल में यह विचारधारा प्रभावी थी, किंतु आधुनिक न्याय व्यवस्था में इसे तर्कसंगत नहीं माना गया। अब तीसरी देख लेते हैं मनोवैज्ञानिक विचारधारा। मनोवैज्ञानिक विचारधारा अपराधी की मानसिक स्थिति, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं, व्यक्तित्व विकारों एवं भावनात्मक अस्थिरता को अपराध के प्रमुख कारणों में गिनती है। यह विचारधारा अपराधियों के मानसिक स्वास्थ्य, उनके बचपन के अनुभवों, सामाजिक परिवेश एवं व्यक्तिगत संघर्षों का गहन विश्लेषण करती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अपराध की रोकथाम के लिए परामर्श, चिकित्सा, उपचार और व्यावहारिक सुधार उपायों को आवश्यक मानते हैं, ताकि अपराधियों को
का पुनर्वास संभव हो सके। यह है मनोवैज्ञानिक विचारधारा, इसमें आपको मैंने बताया। और चौथी है समाज शास्त्रीय विचारधारा। समाज शास्त्रीय विचारधारा अपराध को व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक कारकों का परिणाम मानती है। इसके अनुसार अपराध सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक प्रभाव, अशिक्षा, बेरोजगारी और पारिवारिक तनाव से उत्पन्न होता है। इसमें ये बताया गया समाजशास्त्रीय विचारधारा में कि अपराध व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि सामाजिक कारकों का परिणाम माना जाता है। इसके अनुसार अपराध सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक प्रभाव, शिक्षा, बेरोजगारी और पारिवारिक तनाव से उत्पन्न होता है। यह विचारधारा समाज में सुधारात्मक नीतियों को लागू करने, शिक्षा के प्रचार प्रसार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर बल देती है, जिससे अपराध की जड़ों को समाप्त किया जा सके। अब अगली विचारधारा है सकारात्मक विचारधारा। सकारात्मक विचारधारा अपराध को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति विकसित करती है। इसके अनुसार अपराध एवं एक जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है जिसे नियंत्रित करने के लिए गहन शोध एवं सुधारात्मक प्रयास उपाय आवश्यक है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक सेजर लोम्ब्रोसो, एनरिको फेरी और राफेल गारोफालो थे, जिन्होंने अपराधियों के शारीरिक लक्षणों, आनुवंशिक प्रवृत्तियों एवं मानसिक दशाओं का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि कुछ अपराधी जन्मजात अपराधी होते हैं। यह है सकारात्मक विचारधारा। अब आती है नारीवादी विचारधारा। नारीवादी विचारधारा अपराध विज्ञान में महिलाओं की स्थिति, उनके प्रति होने वाले अपराध और न्याय प्रणाली में लैंगिक असमानता के अध्ययन पर केंद्रित है। यह विचारधारा इस धारणा का विरोध करती है कि अपराध केवल पुरुषों से संबंधित हैं और महिलाओं को अपराध विज्ञान में उपेक्षित किया गया है। इसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर शोषण और न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आखिरी है आलोचनात्मक विचारधारा। आलोचनात्मक विचारधारा अपराध और कानून की सामाजिक संरचना का विश्लेषण करती है। यह विचारधारा मानती है कि अपराध और न्याय व्यवस्था का स्वरूप समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिससे वंचित वर्गों, अल्पसंख्यकों और कमज़ोर समुदायों के साथ भेदभाव किया जाता है। यह विचारधारा न्याय प्रणाली में सुधार, विधिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तथा अपराध नियंत्रण नीतियों में समानता सुनिश्चित करने की मांग करती है। ये सारी हमने आपको विचारधाराएं बताई जो कि आपके अपराध शास्त्र की प्रमुख विचारधाराएं थी। अब हम बात करेंगे आपके सामने अपराध शास्त्र की प्रमुख शाखाओं के बारे में। आज हम अब इसके बाद बताने वाले हैं। तो आपको अपराध शास्त्र की प्रमुख शाखाएं सबसे पहले लिख देनी है। जो प्रमुख शाखाएं मैंने आपको बता रखी है, जितना आपको याद रहे, सबसे पहले पॉइंट्स लिख देने हैं आपको। पूरी शाखाएं आपको एक साथ लिख देनी है, उसके बाद इनका वर्णन करना है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर देखेगा कि हाँ बच्चे को सारी शाखाएं याद हैं, तो आगे वह सोचेगा कि हाँ इसने अंदर जो डिटेल लिखी है वह भी सही लिखी होगी। तो इसमें अपराध शास्त्र की प्रमुख शाखाएं आपराधिक मनोविज्ञान, आपराधिक मानवशास्त्र, आपराधिक समाजशास्त्र, दंडशास्त्र, आपराधिक साइको न्यूरोपैथोलॉजी, क्रिमिनेलिस्टिक्स, सातवां है पीड़ित शास्त्र और आठवां है सफ़ेद पोश अपराध अध्ययन। अब इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ लेते हैं। पहला है आपराधिक मनोविज्ञान। यह शाखा अपराधियों की मानसिक प्रक्रियाओं, उनके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का अध्ययन करती है। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति किस मानसिक अवस्था में अपराध करता है। यह अपराध की रोकथाम, अपराधी पुनर्वास और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहायक होती है। ये हो गया आपराधिक मनोविज्ञान। ये पहली शाखा हमने आपको बताई। दूसरी शाखा है आपराधिक मानवशास्त्र। यह शाखा अपराधियों की शारीरिक विशेषताओं, आनुवंशिक संरचना और जैविक प्रवृत्तियों का अध्ययन करती है।
यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि कुछ जैविक या शारीरिक विशेषताएं अपराध की प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं। यह है आपराधिक मानवशास्त्र में, ये इसकी दूसरी शाखा हमने बताई। आपराधिक समाज शास्त्र, इसमें है यह शाखा अपराध को सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक कारकों और सामुदायिक प्रभावों से जोड़कर देखती है। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि कैसे समाज में असमानता, शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और सामाजिक भेदभाव अपराध को जन्म देते हैं। यह है आपराधिक समाजशास्त्र, ये तीसरी शाखा है। चौथी है दंडशास्त्र। यह अपराधियों को दिए जाने वाले दंड, उनके प्रभाव, दंड नीतियों और सुधारात्मक उपायों का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि दंड किस हद तक अपराधियों के व्यवहार में प्रभावित कर सकता है और समाज में न्याय की स्थापना में सहायक हो सकता है। पांचवा है आपराधिक साइको न्यूरोपैथोलॉजी। यह शाखा उन मानसिक और न्यूरोलॉजिकल विकारों का अध्ययन करती है जो व्यक्ति को अपराध को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह अपराधियों की मस्तिष्क संरचना और कार्यप्रणाली के विश्लेषण पर केंद्रित होती है। छठा है क्रिमिनलिस्टिक्स। इसमें आता है कि यह शाखा अपराधों की जांच और वैज्ञानिक प्रमाणों के विश्लेषण से संबंधित है। इसमें फोरेंसिक विज्ञान, डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिंटिंग, बैलिस्टिक्स और अन्य फोरेंसिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे अपराध की तह तक पहुंचा जा सके। तो इसमें क्या क्या आता है? क्रिमिनलिस्टिक्स, इसमें यह आता है कि इसमें फोरेंसिक विज्ञान, डीएनए परीक्षण, फिंगरप्रिंटिंग, इस प्रकार से अन्य के माध्यम से अपराध तक पहुंचा जा सकता है। सातवां है इसमें शाखा पीड़ित शास्त्र। यह शाखा अपराध के शिकार हुए व्यक्तियों, मतलब पीड़ितों के अधिकार, उनके अनुभवों और पुनर्वास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य अपराध पीड़ितों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी सहायता सुनिश्चित करना है। आठवां है इसमें सफ़ेद पोश अपराध अध्ययन। इसमें इस शाखा में उच्च पदस्थ व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों जैसे धोखाधड़ी, कर चोरी, कॉरपोरेट अपराध और भ्रष्टाचार का अध्ययन किया जाता है। इसमें इन अपराधों के कारणों, प्रभावों और रोकथाम के उपाय का विश्लेषण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया कि अपराध शास्त्र की प्रमुख विचारधारा कौन कौन सी हैं प्रमुख, और अपराध शास्त्र के प्रमुख शाखाओं का आज हमने वर्णन किया। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर ठीक से समझ आया होगा। यदि समझ नहीं आया है तो आप वापस से वीडियो को देखिए, नोट्स को आप नोट डाउन कीजिए, पॉइंट्स आप लिखिए। आप बार बार लिखेंगे, आप बार बार देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह चीज़ें समझ आई होंगी। अब यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।